दोस्तों नमस्कार, मैं रमा सर आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई जोरों शोरों पे चल रही होगी। आपके परीक्षा के दिन बहुत निकट हैं। अब आप कुछ ही दिन में आप अपने परीक्षा सेंटर पे जाएंगे और हाँ, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल स्वस्थ मन से आप पेपर दीजिएगा। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। जैसा कि विज्ञान सेशन में हमने पढ़ लिया था जीव जनन। जीव जनन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम नर जनन तंत्र को लेकर देखो, जनन या प्रजनन बात हो एक ही होती है। जनन या प्रजनन अपने समान नए संतति यानी कि अपने अपने समान नए जीव को उत्पन्न करना, नए संतति को उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। जैसे हम मानव हैं, यानी कि हम अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, तो मम्मी पापा हाँ अपने जैसे हमको बनाए हैं, जन्म दिए हैं, तो वो क्या है भाई, प्रजनन। वही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ऊपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें नर जनन तंत्र पढ़ना है। नर जनन तंत्र मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं, हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। डायग्राम से समझना है, क्यों? क्योंकि मुख्य प्रश्न जो बनता है वो लिख के आएगा नर जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र, या फिर लिखेगा प्रजनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए ना। क्या बनेगा? नर जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये मुख्य प्रश्न बनेगा। और इसी मुख्य प्रश्न का हमें क्या देना है, उत्तर लिखना है। तो चलिए देखिए हम कैसे लिखते हैं इन सबके उत्तर के बारे में। तो हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, अभी मिटा देते हैं। जैसा कि प्रश्न आपने देख लिया है, क्योंकि हमें प्रश्न को उत्तर लिखना कैसे है इनके बारे में जानते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं नर जनन तंत्र में। तो हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, एक एक डायग्राम को समझेंगे, फिर इसके बाद उसकी कोशिश करेंगे क्या है कैसा है। तो देखिएगा हम चित्र बना रहे हैं। ये कुछ इस तरह से ना, ये इसे हम कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश चित्र को देखिएगा, बनाओगे आप कैसे। ये वृषण कोश है, इसके अंदर पाया जाता है वृषण। ये वृषण, और इसके अंदर भी क्या पाया जाता है भाई, वृषण। वृषण नर जनन तंत्र में कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी पाए जाते हैं, संख्या में 2। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं भैया? वृषण ना। और ये जो हमारा वृषण, देखो चित्र कैसे बनाने, आप बहुत परेशान थे चित्र कैसे बनाएंगे, तो बड़े सरलतम ढंग से हम आपको चित्र बनाने की प्रक्रिया सिखा दे रहे हैं। तो ये हमने वृषण बनाया, और वृषण कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो एक जोड़ी पाए जाते हैं। संख्या में पूछे तो 2, जोड़ी में पूछे तो वृषण कितने पाए जाते हैं? वृषण 1। और ये क्या है? वृषण कोश, थैलीनुमा इसकी क्या होती है संरचना। कैसी होती है? थैलीनुमा, त्वचा झुर्रीदार युक्त क्या होती है इसकी संरचना होती है। ये वृषण कोश है। अब ये वृषण कोश जो है ना, ये भी ऐसे कई पालियों में बटा होता है, ऐसे मतलब इनके अंदर ऐसी संरचनाएं होती हैं। ऐसी क्या होती है भाई? ऐसी संरचनाएं होती हैं। चलो देखते हैं, इसको ध्यान से देखना, समझ जाएंगे आप। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका शेयर सब्सक्राइब लाइक ही क्या है, हमारा मनोबल है। तो चलिए देखिए, ऐसे पालियों में क्या होते हैं, ये बटे होते हैं। अब इनमें क्या पाया जाता है, और तो ये इनमें ऐसी संरचनाएं कुछ होती हैं, ऐसी संरचनाएं होती हैं। चलो इनको ऐसे कर लो आप, कुछ ऐसी इनमें संरचनाएं बनी होती हैं, देख रहे हैं ना आप ऐसे। इसमें भी वही प्रक्रिया होती है, ये ठीक है, देख रहे हैं ना। अब अगर बात कर लें हम इनके नाम के, तो इनको इनको कहते हैं सेमनीफेरस नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सेमनीफेरस नलिका। सेमिनी सेमिनीफेरस नलिका क्या कहते हैं? सेमनीफेरस नलिका कहते हैं। बात समझ गए? क्या कहते हैं? सेमनीफेरस नलिका ना, या सेमनीफेरस नलिका, नलिकाएं होती हैं। चलो सॉरी, लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं? सेमनीफेरस नलिकाएं कहते हैं। और इनमें क्या होता है, तो इसी में होता है, इसी में हम बता दें भैया क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है।
शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी कि जिसे हम आप कहते हैं स्पर्म। शुक्राणु का क्या होता है, सेमनीफेरस में इसे निर्माण होता है। अब इनमें देखना, इसी में इसके कॉटम पे ये देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर का मैं ऐसे डॉट डॉट दिखा रहा हूं आपको, जरा ध्यान से देखना, ये डॉट डॉट इस तरह से ब्लैक कलर के डॉट आपको दिख रहे हैं ना, दोनों तरफ ऐसे ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे हैं, ऐसे डॉट होते हैं, हालांकि वो ब्लैक नहीं होते हैं ना, वो ब्लैक नहीं होते भाई। ये सेमनीफेरस जो नीले रंग की है तो वो सेमनीफेरस है। जैसे इनमें ऐसी संरचनाएं होती हैं। इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं, इनको नाम क्या लिखते हैं भाई, हम लिखते हैं लिडिक सेल, लिडिक कोशिका लिखते हैं भाई। क्या लिखते हैं, लिडिक सेल। तो इनका नाम लिख लीजिएगा, इनका नाम क्या है भाई, तो चलिए हम इनका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, लिडिक, लिडिक कोशिका ना, लिडिक कोशिका। अब देखिएगा इनमें एक संरचना और पाई जाती है, हम उनको लाल से दर्शा रहे हैं, पॉइंट क्या है ना, ये इसी सतहों पर ऐसे देख रहे हैं ना, रेड कलर की जो आपको ये पॉइंट दिख रहे होंगे, ये रेड कलर के जो पॉइंट है इनको क्या कहते हैं, सेरोटोनिक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इनको हम, सेरोटोनिक कोशिका कहते हैं ना। ये जो रेड से दिख रहे हैं क्या कहते हैं उसको, सेरोटोनिक कोशिका है। यहां तक तो बात समझ में आई होगी। अब ये क्या है, सेरोटोनिक कोशिकाएं, सेरोटोनिक कोशिकाएं जो होती हैं ये शुक्राणु को पोषण देती हैं। क्या करती हैं, ये सेरोटोनिक कोशिकाएं जो होती हैं ये शुक्राणु को क्या देती हैं, पोषण ना। देखो यहाँ पे स्पर्म बनता है, सेरोटोनिक कोशिकाएं स्पर्म को क्या करती हैं, ये क्या करती हैं भाई, शुक्राणु को पोषण देती हैं। और ये जो लिडिक सेल है ना, ये जो लिडिक सेल है, ये लिडिक सेल क्या करती है, तो ये लिडिक सेल भाई हार्मोन्स को, नर हार्मोन्स को क्या करती है ना, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है, नर हार्मोन्स का स्रावण करती है, नर हार्मोन्स, हार्मोन्स का क्या करती है भाई, श्रावण करती है, नर हार्मोन्स का क्या करती है, श्रावण करती है। बात समझ गए, आगे हम अभी लिख लेंगे इनको ना, टेस्टोस्टेरोन को क्या करती है, श्रावण करती है। यहां तक बिल्कुल समझ में आई बात। अब देखिएगा भैया, इसी के बाद तो अगर हम आपको संरचना बना के दिखाएं तो ऐसे छोटी छोटी, ये इस तरह से देख रहे हैं ना, ये इस तरह से इनमें दोनों तरफ ये देख रहे हैं ना, ऐसे अधिवृषण लगे, ये अधिवृषण नहीं है। यहां तक बात देख रहे हैं, ऐसे संरचना आपको बनानी है। अब इनको कहते क्या है, तो इनको कहते हो, आप बहुत अच्छा नाम देते हो इनका, क्या नाम है, शुक्रवाहिकाएं। क्या नाम देते हो, शुक्रवाहिकाएं। क्या नाम देते हैं हम आप भैया, शुक्रवाहिकाएं, ये नाम है इनका नाम। चलो रेड से ही लिख देते हैं ना, इनका नाम क्या है, तो ये जो इस तरह से आपको इनकी नली दिखाई दे रही है, इन्हें आप क्या कहते हो भाई, शुक्रवाहिकाएं कहते हो। क्या कहते हो भाई, शुक्रवाहिकाएं कहते हो ना। तो इनको आप लिख सकते हो, इनको क्या कहते हो, शुक्रवाहिकाएं। क्या कहते हो इनको, शुक्रवाहिकाएं ना। और यही शुक्रवाहिकाएं शुक्रवाहिनियां। चलो देखो भाई, इनके नाम को लिख लेते हैं, इनका नाम है शुक्रवाहिकाएं। ठीक है, क्या है ये, शुक्रवाहिकाएं। अब जरा सुनना, शुक्रवाहिकाओं के बस जस्ट ही पास ऐसे कुंडलित नुमा, ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे रेसे नुमा चारों तरफ, इस वृषण के चारों तरफ ना। और ये जो संरचना है एक ही तरफ नहीं, ये संरचना, ये नली वाली जो संरचना है भैया, ये जो हमारा वृषण है, वृषण के चारों तरफ ना, वृषण के चारों तरफ ये देख रहे हैं संरचना। और इसी में ये बात रह रहे हैं, ये ऐसे हम लगा दे रहे हैं भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना,
नीले पेन से मैं बना रहा हूं, इसको हम कहते हैं अधिवृषण ना। इसे क्या कहते हैं? अधिवृषण। ये ये संरचना जो है ये किसकी है? तो ये नीले पेन से संरचना क्या है? अधिवृषण। अधिवृषण ना। अब जरा सुनना, इस अधिवृषण में से जो स्पर्म बन के तैयार हो जाता है, उस स्पर्म को कौन लेके जाता है? तो इनके चारों तरफ ना, ये जो संरचनाएं हैं, इनके चारों तरफ एक पतली नली लगी होती है। ये वृषण जो है भाई, इस वृषण के चारों तरफ एक पतली पतली सी नली नुमा संरचना होती है ना। इस वृषण के चारों तरफ, अधिवृषण के चारों तरफ क्या होती है भाई? एक पतली नली नुमा संरचना निकली होती है ना। देख रहे हैं, ये पतली नली नुमा क्या होती है, इसमें संरचना निकली होती है। ऐसे ऐसे भाई यहां से भी ऐसे क्या होती है? पतली नली नुमा संरचना निकली होती है ना। पूरा ऐसा पूरे होते हैं इसमें। ऐसे क्या है भाई? एक नली नुमा संरचना निकली होती है। यहां तक देख रहे हैं? बिल्कुल क्या होती है? एक नली नुमा इनमें पूरी। अच्छा, ये सर्किल यहीं पे नहीं होता, ये पूरा का पूरा ऐसा क्लोज्ड होता है। यहाँ से बात समझ रहे हैं? ऐसे ये पूरा का पूरा क्या होता है भाई? क्लोज होता है। ये इस तरह से इसमें नली लगी होती है। ठीक है। अब ये जाके जहां पे मिलती हैं, ये जो वाहिकाएं हैं यहाँ पे आपने मिलती हैं, तो इसमें यहाँ की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार, जैसे आप दिल बनाते हो। अच्छा, हमसे बन भी नहीं रहा आपकी तरह दिल। ये कुछ ऐसी संरचना बन जाती है यहाँ पे। ठीक, ये यहाँ पे आके मिलती है। अब यहाँ इनसे मिलने से पहले जरा देखना कितना सरल संरचना है। इनके जहां पे ये मिलती हैं, वहां पे मिलने से पहले ही, उस नली से मिलने से पहले ही काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड मिल जाती है ना। देखना जरा, यहाँ पर इसको, ये जो ब्लैक कलर का मैं बना रहा हूं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसे हम कहते हैं काउपर। काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? काउपर ग्रंथि होती है। और ये जहां पे मिले हैं, यहाँ पे ना, यहीं पे यहाँ पे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि भी पाई जाती है ना। और इसी से जुड़ा होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, ब्लैक से ही बना रहा हूं मैं, इसी में से जुड़ा होता हुआ है, इसे निकला। अच्छा, इसका ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड को यहाँ से हम हटा देते हैं जरा, ताकि आप ज़्यादा समझ पाएं। इनको हम मिला देते हैं, यहाँ पे ये मिले और ये जाके ये यहाँ से इस तरह से। अब यहीं से देखना, यहीं से बना होता है ब्लैक कलर। ब्लैक वाले भाग को देखना इसमें, ये तो मान लीजिए चित्र है, ऊपर से आ गया, ये ऐसे सीधे आपको ले आना है ये ब्लैक कलर का भाग ना। ये इस तरह से आप बना सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सिसिन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सिस्न कहते हैं ना। और ये क्या है? ये है सिस्न मुंड। क्या है? सिस्न मुंड। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा, और यहीं पे इस भाग पे जहां से ये निकला है, यहाँ पे ये वाला भाग और ये वाला भाग, यहाँ पे पाया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथ, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। ये आपने जहां तक देखा है, आपने समझ लिया होगा। ये हमारा क्या है भाई? ये है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ये क्या है? नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। क्या होगा? देखो, अगर हम फटाफट बनाए, आप एक बार जरा देख लेना, आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो फट से देखो, ये ऐसे खींचो, एक वृषण बनाओ, यहाँ पे वृषण बन गया। वृषण बन गया ना, तो वृषण बनने के बाद फिर इसको ऐसे पालियों में बांटो, ऐसे कर दो, ऐसे बन गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, इनमें बस ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दिया सब में ना। अब बस यही याद रखना, यहां तक हो गया होगा, फिर कुछ नहीं करना है।
यहाँ पे ऐसे गोला बनाओ, यहाँ पे बनाओ गोला, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे ऐसे पॉइंट कर दो आप। अच्छा इतना भी नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो आप यहाँ पे। इनका नाम क्या है तो जरा देख लो, इनका नाम क्या है, सेमनीफेरस। तो यहाँ पे लिखो इनको खींचकर, क्या है ये, सेमनीफेरस। सेमनीफेरस। अब देखो सेमनीफेरस बीच में यहाँ पे ऐसे पॉइंट करो, ये बीच का पॉइंट करो, ये बीच में ही नहीं ऊपर इसकी सतह पे। और इसे क्या कहते हो तो जरा देखो, क्या कहते हो, सर्टोलिक। क्या कहते हो, सर्टोलिक कहते हो। सर्टो सर्टोलिक है, सर्टोली लिखा है मैंने ना, सर्टोलिक है ना। क्या भाई, ये सर्टोलिक है, सर्टोली है, हाँ ठीक है सर्टोली ही है। तो ये सर्टोली लिख दो आप, बात समझ रहे हैं। अब क्या है, सर्टोली का काम क्या है, शुक्राणुओं को पोषण देना। ये और सेमनीफेरस जो है वो शुक्राणु का निर्माण करता है। तो बात समझ गए। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऐसे 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 चूल्हा बना दो आप। क्या बना दो, ऐसे चूल्हे जैसी संरचना बना दो, ये चारों तरफ ऐसे बना दो। फिर इसके बाद इनको ऐसे ऐसे कवर्ड कर दो, कवर्ड कर दिया। कवर्ड करने के बाद फिर क्या करना है, यहीं पे ऐसे एक नली घुमा दो, ये निकाल दो। फिर यहाँ से एक नली घुमा के ये निकाल दो। इसमें भी वही कर दो, चारों तरफ से इनमें चूल्हे बना दो आप। क्या बना दो भैया, चारों तरफ से चूल्हे, और इनको इनको क्या कर दो, ऐसे कवर्ड करके एक नली निकाल दो। इनको भी कवर्ड करके क्या निकाल दो, एक नली निकाल दो। यहाँ पे एक थैली की ऐसी संरचना बना दो, इनमें से एक सिसिन खींच दो ना। ये भाग इसे शिश्नमुंड कहते हैं और इसे शिश्न कहते हैं। तो यहाँ जहाँ पे जुड़े, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे काउपर ग्रंथियां, यहाँ पे काउपर ग्रंथियां, बस होगी इसकी संरचना। तो बात समझ गया। अब इनके बारे में हम लिख पढ़ लेते हैं, इनके बारे में और क्या जान जाते हैं समझ लेते हैं। आपने कहा कि ये बहुत कठिन संरचना है, तो मैंने कहा नहीं कठिन नहीं है, हम आप बहुत आसानी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप पढ़ लेते हैं ना, तो याद बात कर लेते हैं हम वृषण की। वृषण, तो ये प्राथमिक नर जनन का क्या है, प्राथमिक अंग है ना। वृषण जो है भाई, ये क्या है, नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग है वृषण ना। क्या बताओगे, ये नर जनन तंत्र का क्या होता है भाई, प्राथमिक अंग है, प्राथमिक जननांग है, ठीक है। नर जनन तंत्र का प्राथमिक जननांग है। क्या है भाई, जननांग है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, शुक्राणु का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। जनरली हम आप कह देते हैं, बेसिकली शुक्राणु का निर्माण वृषण कोश में ही होता है, क्योंकि वृषण कोश के अंदर क्या होती है, सेमनीफेरस ना। और इसी में क्या पाई जाती है, दूसरी बात लिख लीजिएगा, वृषण कोश के बाद फिर क्या लिखेंगे, सेमनीफेरस। ये जो सेमनीफेरस है, बेसिकली सेमनीफेरस में होता क्या है, तो बस एक ही काम होता है, शुक्राणु, शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। यहां तक लिखो आप जरा, शुक्राणु का निर्माण होता है। सेमनीफेरस के बाद फिर और क्या पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिका पाई जाती है। ये पहली, ये दूसरी हेडिंग आपकी डालनी होगी। तीसरी हेडिंग डालोगे क्या भाई, सर्टोली, सर्टोली कोशिका। क्या डालोगे, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका करती क्या है, तो सर्टोली कोशिका, फिर लिखोगे क्या, सर्टोली कोशिका शुक्राणु को, शुक्राणु को क्या देती है भाई, पोषण देती है। क्या देती है, पोषण। शुक्राणु को क्या करती है, पोषण देती है। आगे लिखोगे क्या, सर्टोली कोशिका, और इसके बाद इसमें कुछ है नहीं है। अब देखना जरा, जो वृषण में स्पर्म बना है, वो स्पर्म किसके माध्यम से, तो अगली हेडिंग चौथी हेडिंग डालोगे आप कौन सी, शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं। तो बस देखो जरा समझना, शुक्रवाहिकाएं, ये वृषण, इस वृषण में जो स्पर्म बना है ना, उस स्पर्म को ले कौन आ रहा है, तो वृषण से कहां तक, अधिवृषण तक ले जाने का काम किसका है, ये वृषण है, वृषण से ये है अधिवृषण, तो वृषण से अधिवृषण तक स्पर्म को कौन ले जा रहा है, तो बस लिखो, यहां पे लिखोगे वृषण से, वृषण से अधिवृषण तक शुक्राणुओं को ले जाना, ले जाने का
कार्य किसके पास है भाई? शुक्र वाहिकाओं के पास है। अब जरा सुनना, जब ये अधिवृषण में स्पर्म आ जाता है तो अधिवृषण में स्पर्म आने के बाद कुछ देर तक होल्ड रहता है और इसी अधिवृषण में स्पर्म जो होता है, अधिवृषण में ही स्पर्म परिपक्व होता है ना। तो अब अगली हेडिंग क्या है भाई? अधिवृषण। अगली हेडिंग क्या डाल लेना हमें? अधिवृषण। अच्छा हाँ, एक लीडिक कोशिका ये क्या कहे, नर हार्मोन्स का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन एक ग्रंथि होती है जिसका श्रावण करती है ना। तो आगे बात कर लेते हैं हम। चलो हेडिंग 5वीं डाल लेते हैं, अधिवृषण। 5वीं हेडिंग कौन सी है भाई? अच्छा, आपको ये नंबरिंग नहीं करना, बस मैं बता रहा हूं ना। तो 5वीं हेडिंग डाल लो भाई, अधिवृषण। अधिवृषण, बात समझ गए? अब आपसे पूछे अधिवृषण का काम क्या है ना, अधिवृषण, ठीक है। बात कर लेते हैं हम किसकी? अधिवृषण की। तो अधिवृषण जो है बस एक ही काम करता है, ये स्पर्म को कहाँ तक, इसमें अधिवृषण में स्पर्म जो है अधिकांश ना, इसमें थोड़ा सा देर रुक करके शुक्राणु क्या होते हैं भाई? अधिवृषण में मैंने बताया ना, एक ही काम है, क्या है? अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं भैया? शुक्राणु परिपक्व होते हैं ना, परिपक्व। अगली हेडिंग अधिवृषण के बाद 5वीं अगर हेडिंग आप डालोगे तो चलो 5वीं के बाद 6वीं हेडिंग डाल लेते हैं। अधिवृषण हो गए, शुक्रवाहिकाएं होंगी। अब देखो इसी में देखो और एक चीज हमें याद रखना है। क्या याद रखना है भैया? हमें वो जो चीज याद रखनी है वो याद ये है ना कि शुक्राशय ना एक होता है। क्या भाई? शुक्राशय होता है जिसे हम, आप अपने हिसाब से बता दें हम आपको क्या कहते हैं उस शुक्राशय को। जहां नाम आपने लिखा है, क्या नाम लिखा होगा? ठीक वही, क्या कि सरटोली। सरटोली जो होता है यही शुक्राशय के रूप में एक तरह से जाना जाता है ना। सेमनीविक्टॉल के इसमें तरल द्रव का श्रावण होता है। शुक्राणु के अधिकांश भाग तैरना यहीं पे सीख लेते हैं ना। इस तरह से हमारे पूरी प्रक्रियाएं होती हैं। अधिवृषण। अगली हेडिंग आप डाल लीजिएगा। अगली हेडिंग क्या डालेंगे ना? तो अगली हेडिंग है जो भाई क्या है, क्या लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे? हम लोगों ने यही लिखा है ना। तो अधिवृषण हो गया, अधिवृषण में परिपक्व होता है। फिर अधिवृषण से ये क्या नाम है इसका? यहीं पे लिखा होगा। अच्छा, लिखा नहीं है, चलो भाई, इसका तो हम लोगों ने नाम ही नहीं लिखा। क्या नाम है इनका? तो ये जो लाल कलर से खींचे गए हैं, इनका तो नाम ही नहीं लिखा ना हम लोगों ने। तो इनका नाम बताओ जरा फट से, क्या नाम हो सकता है इनका? फट से नाम बताना भाई, इनका नाम क्या हो सकता है? तो चलो भाई, शुक्रवाहिनियां इनका नाम होता है। क्या नाम है? शुक्रवाहिनियां ना। क्या नाम है इनका भाई? शुक्रवाहिनियां, या फिर शुक्रवाहिनी लिख लो, वाहिनियां ज्यादा ठीक नहीं होगा। शुक्रवाहिनी ना, क्या है भाई? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, ठीक है। तो अब इनकी बात कर लेते हैं। शुक्रवाहिनी जो होती है, शुक्रवाहिनी का काम क्या है? तो जो अधिवृषण से स्पर्म बन के तैयार हो गया है, पूरा तरल पदार्थ, मतलब एक ना सीमन के रूप में, उस सीमन को ले जाने तक कहाँ तक ले आती है भाई ना? तो कॉपर ग्लैंड तक, मतलब ये शुक्रवाहिनियां सीमन को ले जाती हैं भाई। कहाँ तक लेके जाती हैं? तो प्रोस्टेट ग्लैंड तक। ये क्या करती है भाई? स्पर्म को ले जाने का काम करती हैं। क्या काम करती हैं? स्पर्म को ले जाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालो। हेडिंग क्या डालोगे? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या है? ये यहाँ पे लिख लो भाई, वीर को ना। कहाँ तक भाई? देखो इसी को हम कहते हैं मूत्राशय ना। ये क्या है? हमारा मूत्राशय है। इसी मूत्राशय, मतलब क्योंकि नर में भाई एक ही रास्ता होता है ना, वही स्पर्म, स्पर्म यानी कि सीमन को रिड्यूस करने का एक ही रास्ता है, और यूरिन को भी रिड्यूस करने का भाई एक ही रास्ता है। यानी कि स्पर्म हो या फिर यूरिन हो, दोनों का परित्याग करने का बस एक ही रास्ता है। तो ये शुक्रवाहिनियां कहाँ तक ले जाती हैं भाई? स्पर्म को, वीर्य को कहाँ तक ले जाती हैं? मूत्राशय तक ना। कहाँ तक ले जाती हैं? मूत्राशय तक ले जाती हैं। अब वहां तक, आशय तक पहुंचने से पहले ही आपको दो ग्रंथियां मिल जाती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां? एक प्रोस्टेट ग्रंथि मिलती है, एक कॉपर ग्रंथि मिलती है ना। दो ग्रंथियां मिल जाती हैं। उस ग्रंथियों को यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
दो ग्रंथियां मिलती हैं। पहली ग्रंथि कौन सी है? तो मिल जाती है काउपर, काउपर ग्रंथि। तो ये काउपर ग्रंथि क्या होती है? जैसे जब जब किसी मतलब जैसे जब फिजिकल रिलेशन कोई आना चाहता है, फिजिकल रिलेशन के दौरान ये जो काउपर ग्रंथियां होती हैं ये एक्टिव हो जाती हैं। ये जो ये शिश्न है, इस शिश्न में मतलब जैसे जो यूरिन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है ना। तो इसमें मतलब क्षारकता ज्यादा होती है, तो कापर ग्रंथियां पहले सक्रिय हो जाती हैं और सक्रिय होने के बाद इस रास्ते में आकर पूरे के पूरे अम्लीयता को क्षारकता को क्या करती हैं? खत्म करती हैं। हाँ, सॉरी, पूरे अम्लीपन को क्या करती है? खत्म करती है। जब ये पूरे अम्लीपन को खत्म करती है, कौन करता है भाई? काउपर ग्रंथियां। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी सक्रिय हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड ही क्या करती है? ये डिसाइड करती है कि यूरिन डिस्चार्ज होगा या फिर स्पर्म डिस्चार्ज होगा या सीमन डिस्चार्ज होगा। सॉरी, यूरिन डिस्चार्ज होगा कि सीमन डिस्चार्ज होगा ना। ये कौन तय करता है भाई? तो ये तय करता है प्रोस्टेट ग्लैंड ना। दूसरी कौन सी ग्रंथि है? तो है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो आपसे अगर पूछेगा काउपर ग्रंथि क्या करती है, तो ये शिश्न में ना, ये काउपर ग्रंथि क्या है भाई? शिश्न की अम्लीयता को दूर कर देती है। और ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि ये डिसाइड करेगा कि स्पर्म डिस्चार्ज करना, सॉरी सीमन को डिस्चार्ज करेगा या यूरिन को। जैसे फिजिकल रिलेशन के दौरान यूरिन को डिस्चार्ज नहीं होने देगा। ये कौन नहीं होने देता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ही डिसाइड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उसी हिसाब से इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। तो बात कर लें काउपर ग्रंथि क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथ, काउपर ग्रंथि फिजिकल रिलेशनशिप, यानी कि जब भी कोई इस अवस्था में आता है भाई, सेक्स के प्रक्रिया में आता है, तो उस समय काउपर ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। क्यों? क्योंकि शिश्न के पूरे रास्तों को ये क्या करती है? क्लियर करती है। बाकी प्रोस्टेट ग्लैंड ये डिसाइड करता है कि सीमन को डिस्चार्ज होना है ना। सीमन मतलब ना वीर, सीमन का मतलब ये होता है। तो इस तरह से आप जान गए। ये हमारा क्या है भाई? नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन है। नर जनन तंत्र का क्या है? ये हमारा पूरा का पूरा सचित्र वर्णन है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा ना। जनन ग्रंथियां काउपर होती हैं, ये मैंने आपको बताया। और हाँ, एक चीज ना, ये जो स्पर्म होता है, अगर आपसे इसमें क्वांटिटी की मात्रा पूछेगा तो 3 से 4 ml। कितना भाई? जो सीमन होता है ये 3 से 4 ml इजैकुलेशन के दौरान कितने? तो 3 से 4 ml डोनेट होता है। और पूछे भाई शुक्राणुओं की संख्या, अगर आपसे क्या पूछ ले शुक्राणुओं की संख्या, तो लगभग लगभग 40 करोड़ शुक्राणुओं की क्या होती है? संख्या होती है। एक बार एक इजैकुलेशन की क्रिया में 3 से 4 ml क्या होते हैं? सीमन डिस्चार्ज होते हैं। और उस सीमन में कुल कितने क्या कहते हैं भाई? शुक्राणु होते हैं। तो कुल भाई उसमें स्पर्म में कितने शुक्राणु होते हैं? 40 करोड़ शुक्राणुओं की संख्या होती है। तो ये रहा नर जनन तंत्र, बात समझ गए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र जरूर देखें, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में इन दोनों में से एक जरूर छप के आएगा। नहीं तो जब पेपर हो जाएगा तो फिर मैं आपके सामने उस पत्र को लेकर आऊंगा, फिर आपके सामने खड़ा होऊंगा। तो आपको आशा करता हूं कि ये सभी समझ में आया होगा। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक, आपके शेयर ही हमारा मनोबल है। हाँ, जो कुछ भी थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए आप एक बार, या फिर जो कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोशिश रहेगी आपको और सुस्पष्टता से समझाने की। मेरी आपके साथ जुड़े रहने के लिए, आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरी चेष्टा है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो, अच्छा आपका परचम लहराए, आपकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण हो। क्यों? क्योंकि बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं अक्सर टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से ना। जैसे कि फिर से एक बार मैं रिपीट करूं कि बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं देता हूँ विराम। तब तक के लिए आप सभी को बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।